हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, नेट कॉमर्स में आपकी टोटल जो सिलेबस है उसमें से एक यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 9, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो आज जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है उसको अपन गो थ्रू करेंगे। थोड़ा सा एक बार उसमें आपका क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, लॉ में कौन से टॉपिक को कवर करना है, थोड़ा सा एक बार सिलेबस के बारे में बता देते हैं। हाँ, उसके बाद कवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही करेंगे, लेकिन एक बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा भी और कौन सी यूनिट्स हैं उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा जान लेंगे। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अपना जो नेट कॉमर्स का जो सिलेबस है, खास करके जो लॉ वाली यूनिट है, यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस वाला जो पॉइंट, उसमें कई टॉपिक्स कवर होते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है आपका, जस्ट ए मिनट। देखो, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा ना, वो तो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसकी कवरेज ठीक ठाक रहती है, क्योंकि लगभग ये मान के चलो 10 to 15% सिलेबस का पार्ट आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करता है। सेकंड जो पॉइंट है इसमें, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और वैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट अल्टीमेट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट। ये तो एक्ट अलग बन गया 1930 में, अदरवाइज ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था। तो ये दोनों कॉमर्शियल लॉ हैं। तो पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और सेकंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके बाद में जो नया टॉपिक आपके सामने आएगा, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये ज़्यादा लेंदी नहीं है आपके सिलेबस में, नॉर्मली एक इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। इसमें आपको मिलेगा लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट किसे कहते हैं, और चेक। इन तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उनसे रिलेटेड उनका डेफिनेशन पार्ट भी है, नेगोशिएशन पार्ट भी है, एंडोर्समेंट के क्या रूल्स हैं वो अपन यहाँ पर कवर करें। तो छोटे छोटे 3 टॉपिक हो गए। पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दूसरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और तीसरा एनआई एक्ट 1881। फोर्थ पॉइंट आता है फिर इसमें अपना कंपनीज एक्ट। हाँ जी सर, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी की टाइप्स, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का फॉर्मेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड हैं, ये भी अपन यहाँ पर गो थ्रू करेंगे। तो छोटे छोटे 4 एक्ट आपको अभी तक मैंने बताए। एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेकंड वन है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और थर्ड वन है एनआई एक्ट 1881, और उसके बाद में कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद में फिर छोटे छोटे लॉ हैं। जो बाकी लॉ बच गए ना, उनकी कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे एक पढ़ेंगे अपन राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई बोलते हैं, आरटीआई एक्ट 2005 होगा। उसके बाद में आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और पिछले 3 या 4 यदि मैं अटैम्प्ट्स की बात करूं, चाहे 24 में जो भी आपके नेट के एग्जाम हुए, 23 में, 22 में, आईटी एक्ट से आपको हर अटैम्प्ट में कई की बार तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन अकेले इस एक्ट से पूछे। तो आईटी एक्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में ग्रो कर रही है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लॉ होगा वो भी नो डाउट बच्चों को पता होना चाहिए। तो इसलिए आईटी एक्ट की कवरेज भी अब सिलेबस में, पहले ये हुआ करता था, यदि 5 या 6 साल पहले के एग्जाम पेपर देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बहुत अच्छा फोकस था। लेकिन 2019 का ये जो नेट का नया सिलेबस है, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ ये जो दूसरे एक्ट हैं, जैसे आरटीआई है, आईटी एक्ट है, इसके साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं, आईपीआरस, जिसमें ट्रेडमार्क के बारे में कुछ प्रोविजंस होंगे, पेटेंट को लेकर के कुछ प्रोविजंस होंगे, कॉपीराइट को लेकर के कुछ प्रोविजंस होंगे, वो भी अपन लोग यहाँ पर गो थ्रू करेंगे। इसके बाद में एक और लॉ है, शायद पहले कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, कॉम्पिटिशन एक्ट। हाँ, कॉम्पिटिशन एक्ट से रिलेटेड भी रिसेंटली एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कॉम्पिटिशन एक्ट भी अपना नेक्स्ट पार्ट रहेगा। और उसके बाद में जीएसटी से संबंधित भी कुछ बेसिक प्रोविजंस हैं, जीएसटी एक्ट का फीचर्स क्या हैं,
जीएसटी में कितने टाइप का अलग अलग जीएसटी है, सेंट्रल टैक्स क्या होता है, स्टेट टैक्स क्या होता है, ये सारे प्रोविजंस अपने यहाँ पर गो थ्रू करें। ये मैंने थोड़ा सा आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी जैसे जैसे आगे टॉपिक्स को पढ़ेंगे इन सभी के बारे में जहाँ जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत महसूस होगी मैं आपको डिटेल में और बताता चलूँ। ठीक है, तो अब अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस बताए हैं वो अपन यहाँ पर गो थ्रू करेंगे। तो ध्यान देना प्लीज, सबसे पहला पॉइंट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन यानी भारतीय, कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध, संविदा भी बोल देते हैं, एक्ट यानी अधिनियम 1872 1872। इससे पुराना कोई लॉ आपको जहाँ तक मुझे नॉलेज है सर इंडिया में नहीं मिलेगा। खास करके सिविल या बिजनेस लॉ की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से पुराना कोई लॉ आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मैं थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन बताना भूल गया था। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, बाय प्रोफेशन मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मैं एडवोकेट की प्रैक्टिस करता हूँ। सीएस के साथ साथ एलएलबी कवर किया, तो बेसिकली प्रैक्टिस एडवोकेसी की करता हूँ। मेन मेरा जो प्रैक्टिस का एरिया रहता है वो कॉर्पोरेट लॉ जी है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी हैं तो जब सीएस कंप्लीट किया तो उस टाइम ज़्यादातर फोकस आपके कंपटीशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक लॉज, बिजनेस लॉज इन्हीं पे रहा है। सिविल क्रिमिनल नॉर्मली इसमें कम होता है, क्रिमिनल तो बहुत ही कम होता है। तो मेन फोकस हमेशा से कॉर्पोरेट और सिविल लॉ पे रहा है। शुरू से ही टीचिंग लाइन में है पार्ट टाइम, तो इसलिए आप लोगों की सेवा करना पिछले 10 to 15 ईयर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए अब इसको गो थ्रू करते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि नेट में जो पेपर आता है ना सर, उस नेट में पेपर में आपसे कई बेसिक जीके की क्वेश्चन भी पूछेंगे। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में नॉर्मल जनरल नॉलेज की बात नहीं कर रहा, रिलेटिंग टू लॉ। अब एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछ लिया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सी कंट्री के कॉमर्शियल लॉ से ड्राइव किया गया है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन, बोले तो यूएस या यूके। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ईयर देखो कब का है, 1872। बिफोर 1947 अपने इंडिया में खास करके बिजनेस लॉ जितने भी बने, सभी बिजनेस लॉ मोर और लेस आपको ब्रिटिश का जो एरिया है वहीं से ही अपने बोरो किए थे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आप कह सकते हो कि यूके का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसी फैमिली से कहीं ना कहीं ड्राइव किया। तो चार ऑप्शन मिलते हैं आपको कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज ड्राइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, चार ऑप्शन दे देंगे आपको, अमेरिकन लॉ, इंग्लिश लॉ, ऑस्ट्रेलियन लॉ या और कोई कंट्री का नाम दे देंगे। तो आपको याद रखना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंग्लिश कॉमन लॉ यानी इंग्लिश का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, ब्रिटिश का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वहां से ड्राइव किया। सेकंड जो इसका क्वेश्चन बनता है, ये एक्ट अप्लीकेबल कब हुआ। देखो लॉ की एक चीज बहुत अच्छी है, कोई भी एक्ट बनेगा ना, ठीक है, वो चाहे पार्लियामेंट बनाए, आज की दौर की बात करें आफ्टर 1950 जब से कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल हुआ, तो आफ्टर अप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब लॉ बनाने की पावर किसके पास है, तो दैट इज पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। यानी यदि राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर कोई कानून बनाना है तो राज्य सरकार बनाएगी यानी स्टेट गवर्नमेंट, और यदि नेशनल लेवल पर कोई लॉ बनाना है तो उस लॉ को बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्योंकि बिफोर 1947 से पहले का भी है, तो ये एक्ट जब बना था 1872 में, तो ये कौन सी डेट से अप्लीकेबल हुआ, क्योंकि आपको एक या दो क्वेश्चन नॉर्मली कोई डेट से रिलेटेड पूछेंगे। XYZ एक्ट कब अप्लीकेबल हुआ, XYZ एक्ट में लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब से अप्लीकेबल हुआ, तो प्लीज ये डेट लर्न रखना, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872। हाँ जी, 1 सितंबर 1872। तो 1 सितंबर 1872 से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लीकेबल हुआ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब जब बना था तो इसमें 4 पार्ट्स थे। वैसे मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये इनके नोट्स अलग से दूंगा, लेकिन हर चीज़ कई बार नोट्स में नहीं लिखी होती। खास करके कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो उससे रिलेटेड कि क्या बैकग्राउंड थ्योरी है वो नॉर्मली क्लास में फैकल्टी आपको डिस्क्राइब करके बताती है।
तो यदि आपको ऐसा महसूस हो तो प्लीज़ इस क्लास की रिकॉर्डिंग यदि आप देख रहे हैं या लाइव ले रहे हैं तो आप साथ साथ कहीं लिख लेना, ऐसा कोई पॉइंट जो आपको लगे कि नोट्स में कवर नहीं है बट हाँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, तो आप साथ में राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो भी आपके नोट्स हैं उसमें साइड में कहीं लिख। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब ये एक्ट बना था तो इसमें 4 पार्ट थे। तो सबसे पहले है पार्ट नंबर 1। अब आप बोलेंगे सर पार्ट 1 किससे रिलेटेड है? तो पार्ट 1 था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध करने के जो साधारण नियम हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि कोई भी ट्रांजैक्शन, यदि कोई भी अनुबंध करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या जनरल प्रिंसिपल्स। और यहाँ पर अपन पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 1 से लेकर के और सेक्शन 75, यानी सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक के जो प्रोविजंस हैं वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो अपने को मिलेगा, सेकंड पार्ट है सेल ऑफ गुड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड्स को सेल करने से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं और ये आपको सेक्शन मिलेंगे सेक्शन 76 से लेकर के और सेक्शन 123 तक, यानी सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 123 तक आपको प्रोविजन मिलेंगे सेल ऑफ गुड्स। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड पार्ट है। फिर आता है सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नंबर 3, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नंबर 3 है स्पेशल फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट के और क्या क्या स्पेशल फॉर्म्स हैं, कुछ स्पेशल टाइप हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग से मेंशन की गई हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट, उन पर पार्ट 1 भी अप्लाई होगा, लेकिन उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान, कुछ अलग से विशेष प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बनाए गए हैं। स्पेशल फॉर्म्स में बात करें तो यहाँ 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको स्पेसिफिक कैटेगरी में लिखा गया है। जैसे इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट, क्षतिपूर्ति का जो आपका अनुबंध होगा। सेकंड आपको मिलेगा गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड आपको मिलेगा बेलमेंट। फोर्थ आपको मिलेगा प्लेज और लास्ट मिलेगा एजेंसी। तो 5 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से सेपरेट प्रोविजंस दिए गए, वो अपन रीड आउट करेंगे। मैं एक बार ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूँ। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि 1 सितंबर 1872 से अप्लीकेबल हुआ है, लागू हुआ है। जब ये 1872 में एक्ट बना था तब इसमें 4 पार्ट थे। पहला पार्ट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 से लेकर के 75। सेकेंड पार्ट सेल ऑफ गुड्स सेक्शन 76 से लेकर के 123। और थर्ड पार्ट स्पेशल फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इसके सेक्शन बता देता हूँ। ये आपको जो प्रोविजंस मिलेंगे स्पेशल फॉर्म्स वाले, ये सेक्शन 124 से लेकर के लगभग सेक्शन 238 तक ये स्पेशल फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। और जो इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस, और इसका लास्ट सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 239 से लेकर के और 260। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब 1872 में पहली बार अप्लीकेबल हुआ था, उस टाइम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 4 पार्ट थे। अब आप सोच रहे होगे कि सर आप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 1872 में 4 पार्ट थे, जो 1872 में होगा वही तो अभी होगा। ऐसा नहीं है सर, समय के साथ साथ लॉ में अमेंडमेंट करना, लॉ में बदलाव करना ज़रूरी होता है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, ज़रूरत महसूस होती है, तो गवर्नमेंट या तो को नया एक्ट बनाती है पुराने लॉ को ख़त्म करके, या जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है ऑलरेडी, जो लॉ जो कानून अप्लीकेबल है उसमें पूरा लॉ नहीं चेंज करते तो कुछ प्रोविजंस उसमें अमेंडमेंट कर देते। और ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी हुआ है। इसमें सबसे बड़ा अमेंडमेंट 1930 में हुआ था।
तो ध्यान देना 1930 में पहली बार गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा सा बड़ा अमेंडमेंट किया, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान देना प्लीज। ये जो पार्ट नंबर 2 है ना, पार्ट नंबर 2 था सेल ऑफ गुड्स। कौन से सेक्शन थे? 76 से लेकर के सेक्शन 123 तक, ये पार्ट डिलीट कर दिया। यानी आज के दिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पार्ट नंबर 2 है वो नहीं है, ये पार्ट डिलीट हो चुका है, डिलीटेड। वैसे लॉ में कोई चीज़ डिलीट होती है ना तो उसको डिलीट नहीं बोलते, ये तो जनरल वर्ड, उसको बोलते हैं ओमिटेड, यानी उसको हटा दिया गया है, ओमिटेड, या इसको रिपील कर दिया। इतना जो पार्ट था उसको रिपील्ड, रिपील्ड का मतलब है उसको रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेकंड पार्ट हुआ करता था सेल ऑफ गुड्स, सेक्शन 76 से 123, तो 1930 में गवर्नमेंट का मन किया, मतलब गवर्नमेंट तो क्या उस टाइम अंग्रेज रहे होंगे, तो अंग्रेजों का मन किया और अंग्रेजों ने 1930 में सेकंड पार्ट जो था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उस पार्ट को खत्म कर दिया। लो मैं क्रॉस कर देता हूँ, और इसकी जगह एक नया एक्ट बना दिया, और आप लोगों ने शायद जाना भी होगा और वैसे अपने सिलेबस का पार्ट है, और इसकी जगह नया एक्ट बना दिया जिसका नाम दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कभी ना कभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था। तो 1930 से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजंस होते थे, बट 1930 में गवर्नमेंट ने, यानी उस वक्त की ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश लोगों ने अपने ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड पार्ट चेंज कर दिया और उसकी जगह नया सेपरेट एक्ट बना दिया जिसका नाम दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ऐसे ही फिर उनको थोड़ा सा और आगे अमेंडमेंट करने की ज़रूरत महसूस हुई होगी। तो जो पार्ट नंबर 4 है, देखो पार्ट नंबर 4 कौन सा था, तो दैट इज पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो 1932 में आप लोगों ने शायद अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग जब पढ़ते हैं, तो 1932 में जो पार्ट नंबर 4 था इसको भी डिलीट कर दिया। हाँ सर, इस पार्ट को भी डिलीट कर दिया और एक नया एक्ट बना दिया जो अकाउंट्स में आप लोगों ने गो थ्रू किया है, और मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, और उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप भारतीय साझेदारी अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक नया लॉ बना दिया। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पहले नहीं होता था। 1932 से पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस लिखे थे, लेकिन 1932 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो 4th पार्ट है, जिसमें आपने सेक्शन 239 से लेकर के 266 जो लास्ट प्रोविजंस है वो कवर किए, वो वाला पार्ट खत्म कर दिया और उसकी जगह एक सेपरेट एक्ट बना दिया जिसका नाम दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कई बार जब मैं बैच लेता हूँ तो खास करके जब फेस टू फेस क्लासेज होते हैं तो स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं, या अभी जैसे आप कुछ स्टूडेंट्स जो लाइव क्लास ले रहे हैं पूछ लेते हैं कि सर क्या ये चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। देखो बिल्कुल इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कौन से कानून से लिया गया है, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 में बना उसको कहाँ से निकाला गया था। तो 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, और उन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेम आपको पार्टनरशिप एक्ट याद रखना, ये ईयर जरूर याद रखना। आप चाहो तो पिछले प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम के जब क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको ईयर का नंबर पूछा होता है, कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ, कौन सा लॉ कब बना, कौन सी डेट से एप्लीकेबल हुआ। ये जो बेसिक क्वेश्चंस जो कभी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जो लॉ एक बार बन गया वो डेट वही रहेगी, कभी अमेंडमेंट नहीं होनी है। तो 2 या 3 क्वेश्चंस आपको लॉ की यूनिट में नॉर्मली हर एक एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जो कोई ना कोई डेट, कोई स्पेसिफिक ईयर से रिलेट करते हैं, और वो चीज़ें आपको ओबियसली याद रखनी होंगी। और आप पोस्ट ग्रेजुएट लोग हो, देखो 6th-7th क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, आपने पीजी कंप्लीट किया, उसके बाद में फिर आप नेट या आरपीएससी के जो आपके एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कर, क्योंकि सेम यही टॉपिक जब आप आरपीएससी में बीएडीएम
में जब कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आती है, जो अभी रिसेंटली हमारे कई स्टूडेंट्स का सिलेक्ट, सेम यही टॉपिक वहाँ पर भी रिपीट होगा। तो एक बार जो आप अच्छा पढ़ेंगे, ये आपके नेट के एग्ज़ाम में काम आएगा आएगा, साथ में जब आप जॉब के लिए भी जो फॉर्म भरे उसमें भी जो आपके एग्ज़ाम होंगे, सेम यही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपको वहाँ पर भी काम आना। एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और उसको डिटेल में इतना पढ़ो, उससे रिलेटेड फिर कुछ भी क्वेश्चंस आ जाएं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, वो हमें याद रहे। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री है, ये प्लीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब, कौन सी डेट से अप्लीकेबल हुआ, तो 1 सितंबर 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। बट आज के दिन यदि आज आप 2025 में अपन बात करें, तो पार्ट नंबर 2 भी नहीं रहा और पार्ट नंबर 4 भी नहीं रहा, दोनों पार्ट खत्म हो चुके हैं, इनकी जगह सेपरेट लॉ बन चुके हैं। लेकिन हाँ, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 आज भी एग्जिस्ट, और यही अपने सिलेबस का पार्ट है। पहले पार्ट नंबर 1 गो थ्रू करेंगे, सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक। नहीं, सारे सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, जितने भी टॉपिक आपसे रिलेटेड हैं, जो नेट का सिलेबस यूजीसी ने डिक्लेयर किया हुआ है, उससे 10 to 15% एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि जो सिर्फ सिलेबस में टॉपिक लिखे हैं, कई बार कई क्वेश्चन उनसे थोड़ा सा दूर जा करके भी, तो कहीं बाद में एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम आपको ये फील ना हो कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। इसलिए कोशिश यही करेंगे कि जितना आपका सिलेबस है उतना तो कवर हर हालत में करना है, प्लस कम से कम 10 से 15% टॉपिक एक्स्ट्रा कवर करें, उनके क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, उनको अपन दूसरे टॉपिक से रिलेट करके भी पढ़ेंगे और वो यहाँ पर गो थ्रू करें। तो ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बेसिक टॉपिक मैंने आपसे गो थ्रू किया। चलो अब मैं इसको इरेज करता हूँ। कोई भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि नोट डाउन करना है, तो एक बार आप जैसे स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं, और बाद में फिर आप जो अपने नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, उसमें आप गो थ्रू करें। देखो, माना कि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हैं, नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या हो सकता है अभी पीजी आप साथ साथ कर रहे होंगे, बट जब तक भी पढ़ें एक स्टूडेंट की तरफ, तो एक कॉपी पेन हमेशा रखो, और उसमें वैसे ही लिखो जैसे अपन लोग जब 6th-7th क्लास में होते थे, 8th-9th क्लास में होते थे, तो अपन साथ साथ नोट डाउन करते थे। ये चीज़ आपके लिए आपकी लर्निंग स्किल को और अच्छा इंप्रूव करती है। जब हम लोग कई बार कोर्ट में भी अपीयर होते हैं, तो वहाँ पर भी अपना मुकदमा नहीं होता है, किसी और के केस में आर्ग्यूमेंट चल रहे होते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें अच्छी लगती कि हाँ, इस केस में ये कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, ये अपने को भी ध्यान रखनी चाहिए, तो हम भी डायरी में साथ साथ नोट करते हैं, बाद में फिर अपनी जो मेन फाइल है उसमें उस चीज़ को अप्लीकेबल करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी हमेशा एक कॉपी पेन साथ ज़रूर लेकर के बैठा। ऐसा नहीं होगा कि खाना खा रहे हैं साथ साथ में एक क्लास कवर कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग में हो सकता है आप ऐसा कर लेंगे, बट जब भी ऐसा लगे कि इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट था, तो उस टाइम उसकी फ़ोटो क्लिक कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और बाद में फिर आपकी जो मेन नोट्स की कॉपी है उसमें प्लीज़ साथ में लिख लेना। ठीक है, ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्पफुल होंगी, और ध्यान से सुनोगे ना, तो कई बार तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो एग्जाम में सुनी हुई बातें याद आती हैं कि हाँ, सर ने जब क्लास में पढ़ाया था तो इस बात का जिक्र किया था। ठीक है, अब आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक कवर कर लिया, कब से अप्लीकेबल हुआ, कितने पार्ट हैं, कितने सेक्शंस हैं, कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है। अब अपन शुरुआत करते हैं इस एक्ट के नाम से। जैसा कि आपको इस एक्ट के नाम में ही लिखा मिल गया, दिस इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है, सर कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे, तो कौन सी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होगी। हो सकता है आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, मैं आपको कभी थ्योरी रटवाऊंगा नहीं, सिर्फ ट्रांसलेट करके समझाना मेरा ऑब्जेक्ट नहीं, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट कैसे कैसे आपको कवर करना है उस पर अपन फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगी, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन अनुबंध की डेफिनेशन में, अनुबंध की परिभाषा में कब कवर होगी, तो वो अपन आज यहाँ देखेंगे। तो ध्यान देना प्लीज। मान लीजिए एक अनिल नाम का पर्सन है, दो लोग हैं, एक का नाम अनिल है और दूसरे कोई व्यक्ति का नाम सुनील है। ठीक है, देखो मेरी क्लास में ज़्यादातर एग्जाम्पल मैं अनिल और सुनील के नाम से लेता हूँ, फिक्स है ये, आप कोई भी पुराने स्टूडेंट से पूछेंगे तो आपको बता देंगे, हाँ रविंद्र सर लो पढ़ा रहे हैं, तो अनिल और सुनील उनके फिक्स एग्जाम्पल्स। अनिल नाम का एक पर्सन, इसके पास एक कार है सर, कोई पुरानी कार है, और इसको ये अपनी कार सेल करनी है।
ये अपनी कार सेल करना चाहता है, तो जो पर्सन कोई भी गुड सेल करेगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेलर। तो इस सेलर ने इस बायर को एक ऑफर दिया, इसको एक ईमेल किया या बाय लेटर इसको एक ऑफर दिया कि भाई मैं मेरी कार सेल करना चाहता हूं, ऑफर टू सेल। मैं हिज लिख रहा था, रहने देता हूं, मैं डायरेक्ट कार लिख देता हूं, ठीक है, डायरेक्ट कार लिख देते हैं। ऑफर टू, एक कार सेल करना चाहता हूं, ऑफर टू सेल कार। तो अनिल ने सुनील को ऑफर दिया कि मैं मेरी कार आपको सेल करना चाहता हूं, ठीक है। अब दो टर्म लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना आप। ऑफर यानी प्रस्ताव देना। तो अनिल ने सुनील को एक प्रस्ताव दिया कि मैं मेरी कार आपको बेचना चाहता हूं। जो व्यक्ति, जो पर्सन ऑफर देगा उसको बोलते हैं ऑफरर। ऑफरर बोल दो या प्रोपोजर बोल दो, यानी उसको प्रस्तावक बोलते हैं। जो व्यक्ति ऑफर देगा उसको अपन किस नाम से जानेंगे, उसको बोलेंगे ऑफरर के नाम, को बोलते हैं ऑफरर। तो यहाँ पर अनिल ने सुनील को प्रस्ताव दिया है, ऑफर दिया है, तो ये प्रस्तावक हो गया। और ये प्रस्ताव ग्रहण करने वाला व्यक्ति हो गया, जो प्रस्ताव प्राप्त करेगा वो हो गया, और इसको बोलेंगे इंग्लिश में ऑफरी बोलते हैं। ये दो टर्म याद रखना। ऑफरर वो पर्सन होगा जिसने ऑफर दिया है, और ऑफरी वो व्यक्ति होगा सर जिसको ऑफर दिया गया है, जिसको ऑफर प्राप्त हुआ है। तो ऑफर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ऑफरी, और जिसने ऑफर दिया था उस व्यक्ति को ऑफरर के नाम से जानेंगे। अब सुनील के लिए कंपलसरी तो है नहीं भाई, ये इसके लिए अनिवार्य तो है नहीं कि यदि आपको किसी ने कोई प्रस्ताव दिया है तो आप उसको एक्सेप्ट करें ही करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यानी ये सुनील के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि अनिल ने मुझे ऑफर दिया है तो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो, आप चाहो तो मना भी कर सकते हो। यदि ऑफरी उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो ये बन जाएगा एक्सेप्टर। ध्यान देना, ये बन जाएगा एक्सेप्टर, यानी प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला। यदि ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा, तो ध्यान देना यहां पर दो चीज थी। सबसे पहले ऑफर, पहले एक पार्टी ने ऑफर दिया, फिर जिस पार्टी को ऑफर मिला उस पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। तो दो चीजें मिल गई, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो इस स्टेज को बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं प्रोमिस। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्रोमिस। प्रोमिस यानी वचन। अब ये एक वचन बन गया, ये पक्का प्रोमिस बन गया। तो प्रोमिस कब बनता है, तो प्रोमिस बनने से पहले दो स्टेज कंप्लीट हो चुकी हैं, ऑफर स्टेज और सेकंड एक्सेप्टेंस स्टेज। तो यदि कोई ऑफर दिया गया हो और फिर वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा तो ऑफर एक्सेप्ट होते ही क्या बन जाएगा, प्रोमिस बन जाएगा। यानी सिर्फ वो वचन की डेफिनेशन में कवर हो जाए। लेकिन अभी सिर्फ प्रोमिस बना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। अब एक बार एग्जाम्पल पे दोबारा ध्यान दो। देखो, अनिल अपनी कार सेल कर रहा है और मान लेते हैं एट द रेट 2 लाख रुपीज कि ये जो कार सेल कर रहे हैं ये 2 लाख रुपए में कार सेल कर रहे हैं। यानी अनिल अपनी कार 2 लाख रुपए में सुनील को बेचना चाहता है और सुनील ने इसको एक्सेप्ट किया। तो एक बात बताइए आप, अनिल को इस कार बेचने के बदले में क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज अनिल के लिए बेनिफिट है, और सुनील को इसके बदले में क्या मिलेगा, सुनील 2 लाख रुपए देगा तो उसको बदले में क्या मिलेगा, कार। ये जो कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन में एक पर्सन जब दूसरे पर्सन के लिए कुछ करता है तो वो बदले में भी कुछ ना कुछ प्राप्त करेगा। दिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन, इसको प्रतिफल बोलते हैं। और जिस ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन नहीं होगी सर, वो ट्रांजैक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नॉर्मली कवर नहीं होती। हाँ, आगे चल करके मैं सेक्शन 25 आपको गो थ्रू करवाऊंगा, वहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ 1, 2, 5 ऐसी ट्रांजैक्शन भी मिलेंगे अपने को जहाँ पर कंसीडरेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वो कोई 2-5 ट्रांजैक्शन नहीं, बाकी ये कंपलसरी है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कि यदि किसी ट्रांजैक्शन में कोई कंसीडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। ये नॉर्मली आपको इसका फिक्स रूल मिलेगा।
हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे चल करके आप जब सेक्शन 25 अपन पढ़ेंगे कंसीडरेशन वाला टॉपिक तो अपन गो थ्रू करें। तो ध्यान देना प्लीज, कोई भी ट्रांजेक्शन की शुरुआत कहाँ से होगी, तो सबसे पहले ऑफर होगा, फिर ऑफर एक्सेप्ट होगा, जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा वो आपका क्या बन जाता है, प्रोमिस। और एक चीज ध्यान से सुनो, प्रोमिस बन गया और कॉन्ट्रैक्ट करने वाली यानी ट्रांजेक्शन करने वाली दोनों पार्टीज को कंसीडरेशन भी प्राप्त हो रही है सर। तो जैसे ही कंसीडरेशन प्राप्त होगी तो आप लिख देता हूं कि जब कॉन्ट्रैक्ट करने वाली ट्रांजेक्शन को लोगों को कंसीडरेशन मिलेगी एक दूसरे से, तो दो चीज यहां पर भी फिर आप मिक्स कर दो, प्रोमिस प्लस कंसीडरेशन। ध्यान से सुनो, पहले ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ इज इक्वल टू प्रोमिस। अब प्रोमिस के साथ कंसीडरेशन भी यदि है तो ये आपकी ट्रांजेक्शन बन जाएगी एग्रीमेंट। हाँ सर, ये आपकी ट्रांजेक्शन बन जाएगी एग्रीमेंट। ये आपका इकरार हो गया, एक इकरारनामा हो गया, ये एक एग्रीमेंट हो गया। बट फिर मैं आपको याद दिला दूं, अभी भी आपकी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनी है, अभी भी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं है। अब आप बोलोगे सर फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कब मानी जाएगी, तो कोई भी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगी, तो एक बार यहां तक आपने गो थ्रू किया, इसी में मैं आगे कुछ और लिखने की कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट रुकना प्लीज, नई स्लाइड ऐड कर लेता हूं, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, ध्यान दें, तो पीछे जो आपने टॉपिक गो थ्रू किया वहां तक एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप भी करवा देता हूं। सबसे पहले ऑफर होगा, सबसे पहले ऑफर, ऑफर में आप ऐड कर दो एक्सेप्टेंस। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों चीज मिल जाएंगी तो आपकी ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगी, प्रोमिस। ठीक है, अब प्रोमिस में भी आप ऐड कर दो कंसीडरेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने वाली दोनों पार्टीज को एक दूसरे से या उस ट्रांजेक्शन से कोई ना कोई बेनिफिट मिलना जरूरी है। और जब प्रोमिस और कंसीडरेशन दोनों मिल जाती हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन बन जाएगी एग्रीमेंट। आपकी ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगी, एग्रीमेंट। बट याद रखें, अभी आपकी ट्रांजेक्शन सिर्फ एग्रीमेंट बनी है, लेकिन अपने को तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में जाना है। अब कोई भी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कब कंपलसरी होगा, यानी कोई ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कब आएगी, उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में कुछ कंडीशंस लिखी हुई है। तो यानी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो अनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी यदि कोई एग्रीमेंट लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल होगा तब जाकर के वो आपकी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होगी। यानी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट भी लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल होगा। जब लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल होगा तब जाकर के वो ट्रांजेक्शन आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होगी। अब आप बोलोगे सर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, क्योंकि ये टर्म कई बार सुनी होगी आपने कि एग्रीमेंट लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल होना। देखो, अनफोर्सेबल का मतलब है कि वो लॉ की नज़रों में वैलिड होना चाहिए। अब कौन सा एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है कैसे पता चले, यानी एग्रीमेंट तक तो हमें पता चल गया कि पहले ऑफर हो फिर उसकी एक्सेप्टेंस हो तो प्रोमिस बन जाएगा, और यदि उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से एग्रीमेंट करने वाली पार्टीज को बेनिफिट मिल रहे हैं तो वो कंसीडरेशन हो जाएगा और वो ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट बन जाएगी। बट एग्रीमेंट बनना काफी नहीं है, दो की नजरों में कॉन्ट्रैक्ट उसी ट्रांजेक्शन को बोलेंगे वो एग्रीमेंट जो वैलिड हो। अब कौन सा एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है और कौन सा एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, ये यदि आपको चेक करना है तो खुद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ही अपने सेक्शन 10 में, जब अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 10 यानी धारा नंबर 10 को गो थ्रू करेंगे तो उसमें बताया कि कौन सा एग्रीमेंट, कौन सा जो आपका अनुबंध है वो लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल है यानी परिवर्तनीय है, कौन सा लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए।
हाँ सर, तभी कोई एग्रीमेंट बनेगा जहां पर मिनिमम कितनी पार्टी हो सर, कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए। किसी भी ट्रांजेक्शन में यदि 2 से कम पार्टी हैं तो वो ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट नहीं हो सकती, और होगी भी कैसे, कम से कम 2 पार्टी का होना कंपलसरी है। एक ऑफर देने वाला यानी प्रस्ताव देने वाला, और दूसरा उसको एक्सेप्ट करने वाला। तो मिनिमम 2 पार्टीज का होना कंपलसरी है। सेकंड सर, जो 2 पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट हों सर, वो पार्टी योग्य हों। अब आप बोलोगे सर योग्य मतलब, वैसे तो मैं ये सारे पॉइंट आगे डिटेल में गो थ्रू करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ सर। आपकी एग्रीमेंट करने वाली पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट मीन्स उनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो, यानी वो नाबालिग नहीं होने चाहिए, बालिग होने चाहिए सर। वो अनसाउंड माइंड के नहीं हो, पागल नहीं होने चाहिए, और वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, यानी किसी भी कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किया, वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं हो सर। और जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वहां पर कंसेंट फ्री हो, फ्री कंसेंट, यानी जो सहमति दी है पक्षकारों ने, एग्रीमेंट करने वाली पार्टीज ने जो सहमति दी है वो फ्री कंसेंट, वहां पर जो उनकी सहमति ली गई है वो बिल्कुल बिना किसी दबाव के हो, स्वतंत्र उन्होंने अपनी कंसेंट दी हो। और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, कंसिडरेशन लॉफुल हो, जो भी एक दूसरे को बेनिफिट मिल रहे हैं वो लॉफुल बेनिफिट हो। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो अनिल और सुनील दोनों ने एग्रीमेंट किया कि चलो अपन दोनों मिल करके किसी बैंक में चोरी करते हैं, कोई एटीएम को तोड़ते हैं, और वहाँ से जो पैसा मिलेगा उसको अपन 50-50% बांट लेंगे। एग्रीमेंट है क्योंकि ऑफर था, एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, दोनों को बेनिफिट है। एग्रीमेंट तो है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर। क्यों? 2 पार्टीज भी हैं, कॉम्पिटेंट हैं, फ्री कंसेंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, क्योंकि आप जो कार्य करना चाहते हो ना वो कानून के द्वारा प्रतिबंधित है, वो प्रोहिबिटेड है। क्योंकि चोरी करना, किसी की पिटाई करना एक क्राइम है, और क्राइम करने के लिए यदि आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन, वो पर्टिकुलर यदि आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो फिर लॉफुल नहीं होगा। तो कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जो वो इन 4-5 मेन कंडीशंस को पूरा कर दे। उस एग्रीमेंट में कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और लॉफुल कंसिडरेशन होना। जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर देंगे ना, तब आपकी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होगी। हाँ, एक बार यदि आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हो गए फिर ये लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है। और अब यदि कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में यदि उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को, नियम व शर्तों को तोड़ती है, तो जिस पार्टी को नुकसान हुआ है वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाले पक्ष से और कंपनसेशन ले सकती है, हर्जाना ले सकती है, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए बोल सकती है। वो इस टॉपिक का सबसे एंड में पढ़ेंगे अपन कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में यदि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है तो वहां पर जिस पार्टी को नुकसान हुआ उसके पास क्या क्या अधिकार इन सॉरी एक चीज ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा तो ही कंपनसेशन मिलेगा, एग्रीमेंट का ब्रीच होने पर नहीं। क्योंकि एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है या नहीं पहले ये चेक होगा। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और कॉन्ट्रैक्ट का जब वोलेशन होगा तभी जा करके आपको कंपनसेशन मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाँ, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें जिसके लिए मैंने आपको डायग्राम बनवाया है तो वो प्लीज़ आप सब लोग ध्यान से सुनना सर। वो आपका सेक्शन नंबर, क्योंकि आपको सेक्शन नंबर भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन कई बार सेक्शन से रिलेटेड भी पूछेगा। एग्जाम में पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलर जो टर्म है ये कौन से सेक्शन में डिफाइन है, कौन सी धारा में डिफाइन है। तो वो धारा कैसे याद रखेंगे, वो सेक्शन कैसे याद रखेंगे? नहीं, दिमाग पे बोझ नहीं रखना आपको। ये डायग्राम याद हो गया तो सेक्शन नंबर आपको ऑटोमेटिक याद हो गई, कोई नहीं भुला सकता कि जिस सीक्वेंस में आपको ये टॉपिक समझाएं उसी सीक्वेंस में सेक्शन नंबर है। कोई भी एक्ट पढ़ना आप, नॉर्मली सभी एक्ट में 1-2 एक्ट हैं एक्सेप्शन छोड़ देना, बाकी कोई भी लॉ पढ़ें आप, कोई भी एक्ट पढ़ें, सेक्शन 2 में डेफिनेशन लिखी होती है।
जैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो डेफिनेशंस दी हुई है कि ऑफर किसे कहेंगे, एक्सेप्टेंस क्या होती है, प्रोमिस क्या होता है, प्रोमिसर कौन होता है, प्रोमिसी कौन होता है, कंसिडरेशन किसे कहते हैं, एग्रीमेंट किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो सेक्शन 2 किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 पढ़ो आप। ज़्यादातर मैं देखो सभी लॉ में तो नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ ऐसे एक्ट भी हैं जहाँ सेक्शन 2 के अलावा कोई दूसरी जगह डेफिनेशन है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशन है। और ध्यान देना प्लीज, सबसे पहले ऑफर, ऑफर की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज ए, यानी धारा 2 उसका उपबंध ए। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का आपको सेक्शन मिलेगा सेक्शन 2 क्लोज बी। सीक्वेंस मत छोड़ना, देखो पहले ऑफर तो 2A, फिर एक्सेप्टेंस तो 2B, और क्योंकि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होगा तो क्या बन जाएगा, प्रोमिस। तो सेक्शन 2C में बता रखा है 2C में 2 टर्म डिफाइन है। प्रोमिसर कौन होगा, यानी वचन देने वाला और वचन लेने वाला। तो प्रोमिसर और प्रोमिसी, वचनदाता और वचन ग्रहीता, ये 2 टर्म आपको सेक्शन 2C में डिफाइंड। कंसीडरेशन 2D में डिफाइंड है। सीक्वेंस मत छोड़ो, सेक्शन नंबर अपने आप याद हो जाएंगे। देखो 2A यानी ऑफर, 2B एक्सेप्टेंस, 2C प्रोमिस यानी प्रोमिसर और प्रोमिसी, 2D कंसीडरेशन, 2E एग्रीमेंट। जिस सीक्वेंस में ये टॉपिक यदि आपको लर्न हो गया ना तो उसी सीक्वेंस में आपको सेक्शन नंबर भी याद हो जाएगा। तो 2E में एग्रीमेंट। सीक्वेंस भूल जाओगे तो सेक्शन नंबर फिर अपने आप भूल जाओगे, साथ साथ गलत हो जाएंगे फिर। तो ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आप पहली ट्रिक याद रखोगे। तो आपको यदि टॉपिक का सीक्वेंस याद है तो सेक्शन का सीक्वेंस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये सेक्शन नंबर वहाँ पर पूछे जाएंगे तो आपको रिकॉल हो जाएंगे, आपको याद रह जाएंगे। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज ई में। अब अनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ है या नहीं है, ये सेक्शन 10 में लिखे हुए हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में बताया हुआ है कि इन कंडीशंस को पूरा करने पर, 2 पार्टीज हो, कॉम्पिटेंट पार्टीज हो, फ्री कंसेंट हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसिडर, तो इन कंडीशंस को पूरा करने पर ही आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होगा। ये आपको सेक्शन 10 में बता रखा है। और जब आप सेक्शन 10 की कंडीशंस को पूरा करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो आपको लिखी हुई है सेक्शन 2 क्लोज एच में। हाँ सर, इसी में लिखा है कि जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होंगे वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये सेक्शन 2 और क्लोज एच में लिखा है। ये थोड़ा सा दूर जा करके इसके बीच में एफ और जी, क्योंकि ई तक तो एग्रीमेंट हो ही गया था, तो बीच में 2 सब सेक्शन बच गए, एक तो क्लोज एफ और एक क्लोज जी, वो अपन आगे कवर करेंगे। क्योंकि उनमें आगे चल करके अपन पढ़ेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वो आगे कवर होंगे डायरेक्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक अपने गो थ्रू किया। ऑफर किसे कहेंगे, किसे, उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। अब चलो एक बार मैं आपकी जो बना रखी गो, देखिए सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक बार दोबारा, मेरा लिखने का मन कर रहा है, कोई पूछ ले कि कब से अप्लीकेबल, इफेक्टिव कब से है, इफेक्टिव फ्रॉम, डेट याद रखना 1 सितंबर 1870। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 18 से अप्लीकेबल, इस डेट से ये अप्लीकेबल था सर, ठीक है। ये तो हाँ, अब यहाँ पर एक एक करके वो डेफिनेशंस आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किसे, तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि अनफोर्सेबल बाय लॉ है, यानी ऐसा कोई अनुबंध
यानी कोई भी अनुबंध उसे कहेंगे ऐसा कोई समझौता जो कि कानून के द्वारा परिवर्तनीय, यानी जो कानून के द्वारा अनफोर्सेबल है, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में शामिल करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपकी ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट होनी चाहिए। एग्रीमेंट किसे कहेंगे, यानी समझौता किसे कहेंगे? सेक्शन 2 क्लोज ई के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर, यानी प्रस्ताव, प्लस एक्सेप्टेंस, यानी पहले ऑफर होना चाहिए, फिर वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। एक चीज और लिख देते, साथ में कंसीडरेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि यदि कंसीडरेशन नहीं होगा ना तो आपकी ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट नहीं बनेगी। यहाँ पर भी हिंदी वाली तरह प्रस्ताव हो, प्रस्ताव की स्वीकृति हो, फिर उसका प्रतिफल भी हो, यानी वो जो समझौता कर रही उन पार्टीज को ट्रांजैक्शन से कोई ना कोई हाँ। और ये बात आपको सेक्शन कुछ ई में बताई। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ इनको अपने को गो थ्रू कर। उसके बाद आता है कि सर फिर ऑफर किसे कहेंगे। चलो ये जो ऑफर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं ये फिर मैं आपको कल गो थ्रू, ठीक है। आज एक बार आपको बस इतना बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आने क्या क्या ट्रांजेक्शन, हाँ, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या क्या बेसिक प्रोविजन, ये टॉपिक अपने तक गो थ्रू। आगे आने वाली क्लासेज में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और जो फर्दर पार्ट्स